molecular hydrogen bonds. Applications, ठीक है जी, एप्लीकेशंस किसके? ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट इंट्रा वाला, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हमने कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की एप्लीकेशंस ज्यादा होती हैं जी। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी, ठीक है जी। इट इंक्रीजेस क्या? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल। इट इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल सही। सबसे पहली पॉइंट तो यही है जी, तो बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इससे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ जी, एग्जाम्पल देखो जी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं लूं जी H2O, H2S, ठीक है जी, उसके बाद H2SE, H2TE, ठीक है, ऐसे लेता हूं। चलो मैं ऐसे नहीं दिखाता, ऐसे दिखाता हूं। ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूं, इसमें एक H2S है, एक में H2SE है, एक इसमें H2TE है, ऐसे ले लेते हैं जी। अगर मैं ऐसे लूं तो ध्यान से देखना जी, क्या नीचे को आने पे एक्सेप्ट H2O downwards boiling points increase। मैं इनफैक्ट दो एग्जांपल लेता हूं, एक्सेप्ट H2O एंड क्या NH3, मैं दोनों की एग्जांपल ले लेता हूं, साथ में ये भी लिखता हूं जी यहाँ पे। H2O के साथ अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, NH3, उसके नीचे PH3, फिर ASH3, फिर SbH3, ऐसे बात करता हूं। Except H2O and NH3, downwards boiling point increase due to what? Due to increasing van der Waals forces based on increasing molecular weights, ध्यान से देखो, नीचे को मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। ऑब्वियसली नीचे को अगर एलिमेंट हम लेंगे वो हैवी होता है, हैवी एलिमेंट से बनने वाला मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उतना लंडन फोर्सेस ज्यादा, और वो पार्ट किसका होती हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस का। तो इन जनरली वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर वो ज्यादा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो नीचे को ये होता है। लेकिन इन दोनों में इसके हिसाब से चलें, ठीक है जी, डाउनवर्ड्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, अगर इसके हिसाब से चलें फिर तो इन दोनों को टॉप पे है, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, नहीं होता जी। बट NH3 एंड H2O, ठीक है जी, ऑल्दो हैव वेरी लेस मॉलिक्यूलर वेट, चलो, although have less molecular weight than other members of their group, still they have very high, let's say quite high, or still they have quite high boiling points, वो क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि H अटैच्ड विद N, H अटैच्ड विद O, ये तो बाकी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते जी। तो इन सब के अंदर यहां से लेके नीचे बॉइलिंग पॉइंट नीचे को क्या होता है? इंक्रीज, तो इनका लोएस्ट होना चाहिए था, फिर भी इनका क्वाइट हाई है, ठीक है जी, इनका क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि पहली एप्लीकेशन ये था, इंक्रीजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कौन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि इन दोनों के अंदर है, बाकियों में नहीं है। बाकी तो चल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, इनका मॉलिक्यूलर वेट तो लेस है, लेस मॉलिक्यूलर वेट है, ऑल्दो लेस है, कम मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या है? इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी आगे बात करते हैं।
सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले एक आपको बता देते हैं जिनके फैक्चुअल ऑर्डर्स बताते हैं जी। लो पहले इसको कंक्लूड करते हैं जी। इसका फर्स्ट पॉइंट का नोट ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना। जो तो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो ये है जी, pH3 लेस देन ASH3 लेस देन NH3 लेस देन SBH3। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बाय चांस यहां होना चाहिए था, इंक्रीज होता होता यहां चला गया, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, तो ये होता है pH3 लेस देन ASH3 लेस देन SBH3 लेस देन NH3। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट अपनी फैमिली में हाईएस्ट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं है जी, नॉट हाईएस्ट, हाईएस्ट। अब ये हाईलाइट करने वाली बातें हैं बेटा, ध्यान रखने वाली, फैक्चुअल है। चलो, चाहे हाईएस्ट नहीं है चाहे हाईएस्ट है, फिर भी क्वाइट हाई तो है ही है, और इसका रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह से अगर मैं वाटर वाले की बात करूं, उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर यही है जी, क्या? H2S is less than H2SE is less than H2TE is less than H2O, हाईएस्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली में हाईएस्ट है। NH3 का अपनी फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट तो हाईएस्ट नहीं है, बट मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ये याद करने वाली बात है। बट स्टिल, चाहे हाईएस्ट है चाहे नहीं है, बट फिर भी जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है, ड्यू टू व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये होगा जी एप्लीकेशन नंबर 1, इट इंक्रीजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एप्लीकेशन नंबर 2 पे आते हैं जी। इट लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उसका क्या मतलब है जी? मॉलिक्यूल जुड़ने शुरू हो जाते हैं जी। यस, उसका मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझो इसके। एग्जाम्पल्स, ए पार्ट, एग्जाम्पल ए, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या करते हैं जी? ये एग्जिस्ट एज डाइमर्स। डाइमर्स मतलब ग्रुप ऑफ टू। ठीक है जी, कंबाइंड ग्रुप ऑफ टू ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। दिखा दें, देखो, R C डबल बॉन्ड O OH, उस तरफ फिर से R C डबल बॉन्ड O OH। क्या करा जी? हमने दो RCOH पास पास लाए और हमने उनको पास पास कर दिया ऐसे। तो क्या देखा जाता है? एक का H पहले के O के साथ और पहले का H दूसरे के O के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। These are the strong hydrogen bonds। इस कारण ये दोनों तरफ से इतने पक्के जुड़ गए कि ये इकट्ठा ही रहना पसंद करते हैं। फिर इसको हम ऐसे बोल देते हैं जी, क्या? RCOOH होल ट्वाइस, डाइमर। तो एसोसिएशन होगी, एक तरह से क्लैंपिंग होगी, दोनों ने ऐसे एक दूसरे को पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया कि नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप ऑफ टू, डाइमर बन गया जी। ए पार्ट। बी पार्ट, और देखो जी, HF एग्जिस्ट एज पॉलीमर्स, एग्जिस्ट एज पॉलीमर। वो कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी, इधर देखो H, ठीक है जी, और फिर F, चलो ऐसे दिखाते हैं, H F फिर H फिर F फिर H, ठीक है जी, फिर F फिर H फिर F। इस तरह से आगे चलता रहेगा जी, इस तरह से आगे चलता रहेगा। सो HF n टाइम्स, HF n टाइम्स। अगेन ये HF का मॉलिक्यूल इस HF के मॉलिक्यूल के साथ, ये HF का मॉलिक्यूल इस HF के मॉलिक्यूल के साथ आगे 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 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जा रही है। HF 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 इकट्ठे होने शुरू हो गए, एसोसिएट हो गए। इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने डायग्राम बनाया, अब नोटिस किया फ्लोरीन के आसपास ये बेंड मारता है। H से बेंड नहीं होता, फ्लोरीन से बेंड होता है, क्योंकि फ्लोरीन पे लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है जी, this chain, this is bending at fluorine, bending at fluorine due to lone pairs, not H। ये जो भी पॉलीमेरिक चेन बनाई है, ये फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स के कारण बेंड हो जाती है।
ठीक है, H पे बेंड नहीं होती। खैर ये पॉलीमर बना किस कारण? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सी पार्ट, इसी पॉलीमर के साथ एक और, फॉर्मेशन ऑफ HF2 माइनस आयन गिविंग KHF2। वो कैसे कहा जाता है? F माइनस HF, ये F माइनस HF, यहां पे डेल्टा प्लस होगा, यहां डेल्टा माइनस होगा। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बन जाएगी। कहां डेल्टा वाला, कहां पूरा माइनस आ गया, अब तो इसमें स्ट्रांगली खींचना ही है। इस H बॉन्डिंग के कारण HF2 बन गया जी, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया? HF2 माइनस, और उसके कारण KHF2, K प्लस जोड़ दो तो बन जाएगा KHF2। ये भी किस कारण हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये 3 एग्जाम्पल दिखा दिए जहां चीजें आपस में जुड़ के एग्जिस्ट करने लग गई। इसको बोल दिया एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया जी हमारा एप्लीकेशन नंबर 2, एसोसिएशन होने लग गई जी। एप्लीकेशन नंबर 3, कोवेलेंट कंपाउंड्स which can form intermolecular hydrogen bonds with water, intermolecular H bonds with water become soluble in water, तो ये भी एक एप्लीकेशन होगी जी। जितना जितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पानी के साथ कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा बना पाएगा, उतना उतना उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को चलो एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं जी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ROH alcohols soluble in water, ठीक है, इसी कारण है जी। देखते हैं जी कैसे, देखो इसमें अब समझाते हैं, समझना जी। ROH अगर लिया और इधर मैंने वाटर ले लिया OHH, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में ये लो जी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। बताया जी अभी, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी के साथ H बॉन्ड्स बना पाए वो सॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, तो अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, वो क्या? अब अल्कोहल का भी कौन सा पार्ट है जो वाटर से अट्रैक्शन शो कर रहा है? ये, इसको बोलते हैं जी वाटर लविंग। सो ये हाइड्रोफिलिक है जी। क्या है ये? हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट, मतलब वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। और ये जो पार्ट है ये R, ये क्या है जी? हाइड्रोफोबिक मतलब नॉट वाटर लविंग या नॉट वाटर लविंग, ठीक है। इस R पार्ट को हम हाइड्रोकार्बन पार्ट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा जी 10th के अंदर, थोड़ी सी ऑर्गेनिक आपने पढ़ी हुई है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक या नॉट वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर लविंग होता है। सो ऐसा कहा जा सकता है फिर इसमें, बिगर R लेसर सॉल्युबल अल्कोहल। चलो ये बात तो अलग ही, क्योंकि जितना R बड़ा होगा उतना वाटर से लव ना करने वाला पार्ट बड़ा हो रहा है, तो फिर वाटर के अंदर उसका मिक्स होना मुश्किल हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, मोर OH ग्रुप्स प्रेजेंट, जितना OH ग्रुप्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मोर सॉल्युबल इन वाटर, उतना वाटर में सॉल्युबल ज्यादा हो जाएगा। अब इसका भी एक एग्जांपल देखो, बता देता हूं जी। इधर देखो, अगर एक मैंने लिया CH3OH, एक मैंने लिया CH2OH, और एक मैंने लिया CH2OH, CH2OH। अब नोटिस करना जी, क्या इस मॉलिक्यूल में केवल एक OH ग्रुप है, इस मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप्स हैं, इस मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप्स हैं। नाम बता देते हैं, इसका नाम है मिथेनॉल, इसका नाम है ग्लाइकॉल, ऐसे बोलना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखना चाहिए नेम जो बता रहा हूं, इथाइलिन ग्लाइकॉल।
और इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है जी? ग्लिसरॉल। ये 3 मॉलिक्यूल्स दे जी, ठीक है जी। ग्लाइकॉल भी बोलते हैं सेकंड वाले को, इथाइलिन वर्ड स्किप कर देते हैं, जस्ट ग्लाइकॉल बोलते रहते हैं जी, ठीक है जी। जस्ट ग्लाइकॉल भी बोलते हैं जी, ग्लाइकॉल। पूरा नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल। तो उस तरफ को सॉल्युबल, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेटा ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, मैं आपको बता दूं जी, ग्लिसरॉल वही है जिसको हम कॉमनली घर पे ग्लिसरीन बोल के यूज करते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, बिकॉज it has strong affinity with water, because it has strong affinity with water। क्यों? 3 OH हैं, अफिनिटी का मतलब भी अट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि इसकी पानी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है। hence it causes moisturizing action, hence it causes moisturizing action on skin, moisturizing action on skin। इसीलिए हम क्रीम्स के अंदर ग्लिसरीन डालते हैं या डायरेक्ट ग्लिसरीन भी स्किन पे लगाते हैं, क्योंकि जो ग्लिसरीन स्किन पे लगाएंगे वो जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो उसको कैप्चर कर लेगी, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन वाटर के साथ बहुत स्ट्रांग है। खैर, अभी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, 1 OH, 2 OH, 3 OH, जितने OH ज्यादा उतना वाटर में सॉल्युबल भी ज्यादा। तो एप्लीकेशन नंबर 3 होगी सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये होगी जी एप्लीकेशन 3। एप्लीकेशन 4 पे आ गई जी। एप्लीकेशन 4 की अगर हम बात करें, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। वो क्या एबनॉर्मल है जी? देखते हैं जी। वाटर के अंदर एक एबनॉर्मल चीज है, वो क्या भी देखते हैं। नॉर्मली क्या सॉलिड्स कन्वर्टिंग टू लिक्विड्स, ऐसा होता है जी, ठीक है जी। जब ऐसा होता है, सॉलिड्स मोर डेंसिटी, लिक्विड्स लेस डेंसिटी, नॉर्मली ऐसा होता है, सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ वाटर, सॉलिड आइस, ठीक है जी। और अगर हम बात कंपेयर करें लिक्विड वाटर से, ठीक है, सॉलिड आइस को अगर आप लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करोगे, सॉलिड आइस इज लेस डेंसिटी और लिक्विड वाटर इज मोर डेंसिटी। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी जी। तो एबनॉर्मल हो गया जी, आमतौर पे ऐसा होता है, बट पानी के केस में उल्टा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है जी। दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर। इसमें ऐसा हुआ क्यों? सॉलिड आइस लेस डेंसिटी, दिस इज ड्यू टू स्पेशल open cage structure on account of high hydrogen bonding. This structure has lots of empty spaces leading to lesser density, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड आइस की डेंसिटी कम है, क्यों? ड्यू टू ओपन केज स्ट्रक्चर। अब उसमें क्या होता है जी, लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, और वो सारा हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। लेस डेंसिटी, ओपन केज स्ट्रक्चर, हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, इसलिए लेस डेंसिटी। और ये एबनॉर्मल बिहेवियर इस चीज के कारण आया। अगर हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये प्रॉब्लम ना होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिया जिस कारण उसकी डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर, क्योंकि आइस की डेंसिटी लेसर है, जबकि नॉर्मली सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर बोल रहे हैं। क्लियर है जी बात? अब एक चीज याद करने वाली, जो सॉलिड आइस है इसके अंदर जो हाई एच बॉन्डिंग है इसको कहा जाता है जी, देखो जी, 4 H bonds
per molecule of water, 4 H bonds per molecule of water. ये आइस में होते हैं जी. दिस इज मैक्सिमम H बॉन्डिंग, और ये प्रेजेंट इन आइस हुआ करती है, प्रेजेंट इन आइस. ठीक है जी. 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ जी ऑब्जेक्टिव में. वाटर का एक मॉलिक्यूल आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है जी. वो कैसे, वो आपको दिखा देता हूं, देखना जरा जी. ऐसे दिखाते हैं जी. वाटर का एक मॉलिक्यूल, एक H, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर. हर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, हर लोन पेयर एक अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. तो यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल का O H आएगा, यहां पर भी दूसरे मॉलिक्यूल का O H आएगा, यहां पर HOH आएगा, यहां पर OH आएगा. तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, 2 अपने हाइड्रोजन के कारण, 2 अपने लोन पेयर्स के कारण, जिस कारण से इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि भाई ये स्पेसेस आ जाते हैं बीच में. मैंने पास नहीं बनाया. अब इस मॉलिक्यूल ने 4 मॉलिक्यूल्स को अपने अट्रैक्शन में रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए. तो अगर वो इसको पास लाएगा तो बाकी 3 पास नहीं आ पाएंगे. चारों को अकोमोडेट करने के लिए उसको थोड़ा चारों को दूर दूर करना पड़ता है, जिस कारण से बीच में क्या आती है? एम्प्टी स्पेसेस. और ये सारा किस कारण है? H बॉन्डिंग के कारण. तो इसको भी एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लो जी, लास्ट एप्लीकेशन, 5th पॉइंट ऑफ application of intermolecular hydrogen bonding. It increases surface tension and viscosity. This increases surface tension and viscosity. Surface tension सुना हुआ है आपने. Viscosity क्या होता है? Viscosity is a word which means resistance to flow. लिक्विड्स और गैसेस फ्लो करते हैं, लेकिन उनमें जितनी फ्लो के लिए रेजिस्टेंस होती है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, या फिर इसको इंटरनल फ्रिक्शन बोल देते हैं. इंटरनल फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस टू फ्लो या इंटरनल फ्रिक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उतनी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी बढ़ती है. तो दीज आर सेड टू बी द 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. This now completes the topic of intermolecular attractive forces. हमने सारी कर ली. Hydrogen bonding, dipole, dipole, dipole induced dipole, London forces along with their important